आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध, रक्त संबंध इसको बोला जाता है हिंदी में रक्त संबंध, ठीक, ब्लड रिलेशन। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा आपको, वो चीज आप याद कर लीजिएगा। वो चीज आप समझ गए हो तो ब्लड रिलेशन में कितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा आप 1 मिनट में कर के बैठ जाओगे, 30 सेकंड में, ठीक। जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि ब्लड रिलेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले जब भी किसी पुरुष की बात करेगा, जब भी किसी पुरुष की बात करेगा तो वहां पे आपको एक चिन्ह बना लेना है उसके ऊपर प्लस का। किसका बना लेना है? प्लस का, ठीक। अगर किसी महिला की बात करेगा, महिला की बात करेगा तो यहाँ पे आपको बना लेना है माइनस का। किसका बना लेना है? माइनस का। अब ये दिमाग ना लगाए ट्रांसजेंडर आ जाएंगे अगर तो क्या बनोगे, ठीक। यदि ट्रांसजेंडर की बात होगी तो क्या बनाओगे? कुछ नहीं, हम लोग महिला पुरुष ही देख के चलते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जहाँ ट्रांसजेंडर आ जाएंगे इन दोनों को साथ में बना देना, यानी वो महिला भी है और पुरुष भी है, ठीक। तो ये पुरुष के लिए ये चिन्ह बनाओगे, महिला के लिए बनाओगे। दूसरा चीज, अगर भाई भाई का रिलेशन है या भाई बहन का रिलेशन है या भाई कजिन का रिलेशन है। कजिन का मतलब क्या होता है? जैसे चचेरा भाई, ठीक है, फुफेरा भाई हो गया, ममेरा भाई हो गया, मौसेरा भाई हो गया, ये सब कजिन में आ जाते हैं आपके, ठीक। कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर बोला जाता है। जैसे लड़की होगी तो कजिन सिस्टर बोल दिया जाएगा, ठीक। हाँ, तो अब देखिए पुरुष के लिए हम लोगों ने प्लस का चिन्ह लगाया, महिला के लिए माइनस का चिन्ह लगाया। इसके बाद देखिए, जैसे अगर भाई भाई का रिश्ता है या भाई बहन का रिश्ता है, या भाई बहन का हो सकता है, अगर ऐसा रिश्ता बनता है, या इधर मान लीजिए भाई भाई है या बहन बहन है, ऐसा कोई भी रिश्ता बनेगा या कजिन उजिन आ गए हैं, ऐसे में आपको एक ग्राफ बनाना है, हमेशा याद रखिएगा। एक तीर बना लेना है, एक तीर ऐसे बना लेना है, किसी भी तरफ आप मुंह खोल सकते हो इसका, ठीक। एक तीर बना लेना है ऐसे। इसके बाद एक लास्ट है, जैसे पति पत्नी का आ गया, जैसे पति और पत्नी का रिश्ता आ जाता है तो इसमें आपको सिर्फ यही तीर जो है ना दोनों तरफ कर देना है। वैसे ही पता है, आप लोगों को पता है कि जैसे पति पत्नी है तो ना ये इससे कम है ना ये इससे कम है, तो दोनों तरफ तीर चलेगी, ठीक। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि यानी दोनों तरफ तीर चलेगी, तो यानी पति पत्नी का रिश्ता आ गया। अब मेन इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अगर देखिए, जैसे मैं अपनी बात करूं या आप अपनी बात करो, तो मेरे ऊपर वाली जो पीढ़ी होगी, जैसे मेरे ऊपर वाली पीढ़ी होगी, जैसे मेरे पिताजी हैं, ठीक, मेरी माता है या मेरे मामा है, मेरी बुआ है, मेरे फूफा है, मेरे मौसा है, माँ, ठीक। ये सब जो हो गए ये हमारे क्या है? ऊपर वाली पीढ़ी में। क्या है? ऊपर वाली पीढ़ी में। इससे ऊपर चले जाओगे तो कौन कौन आएगा? जैसे दादा आ गए, दादी आ गए, नाना आ गए, नानी आ गए, ये आ गए ना। इसके ऊपर चले जाओगे तो जैसे परदादा है, परदादी है, ठीक, ये परनाना है, इस टाइप के रिश्ते आ जाएंगे। अब मुझसे नीचे जाओगे, जैसे मुझसे नीचे जाओगे तो कौन कौन आएगा? या मेरी पीढ़ी में कौन कौन आएगा? जैसे मेरी वाइफ हो गई वो आ जाएगी, मेरे माँ भैया हो गए वो आ गए, मेरी सिस्टर हो गई वो आ जाएंगे, मेरे कजिन हो जाएंगे, ये सब हमारी बराबर वाली पीढ़ी, ठीक। इससे नीचे जाओगे तो कौन सी पीढ़ी बन जाएगी आपकी? जैसे लड़का हो गया आपका, यानी आपके बेटा हो गया, आपकी बेटी हो गई, या आपका भतीजा है, आपका भांजा है, ये आपसे नीचे वाली पीढ़ी में। उससे नीचे चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपके नाती हैं, आपके नातिन हैं, ठीक। और उससे भी नीचे चले जाओगे तो पनाती हो गए, ठीक। इस टाइप के रिश्ते बन जाएंगे। तो ये ग्राफ हम लोग समझते हैं। जैसे अगर ये इतना अगर आप दिमाग में आ गए तो इसको रफ करके हटा दें। लिखवा का लिख लेना, भुलाई जावा कम से कम लगावा तो ध्यान बनाए। चलिए, हो गया ना? बन गया। अब तो रिविजन बनाने बेटा। चलो, अब यहाँ से मैं पीढ़ी बनाना शुरू करूंगा। पीढ़ी बनाना, पीढ़ी में आपको हमेशा बनाना है। जैसे यहाँ पे होंगे मैं अपने आप को लिखता हूँ, जैसे मैं हो गया, ये है, ठीक। अब हमारे साथ साथ कौन कौन आ सकता है? जैसे ये मतलब इसी पीढ़ी में कौन कौन आएगा? जैसे पत्नी हो गई, ठीक, पत्नी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद आपके भाई और बहन आ जाएंगे, इसी पीढ़ी की बात हो रही है, ठीक। आपके कजिन आ जाएंगे, यानी चचेरे, ममेरे, जो ये सब होते हैं, ठीक। ये ठीक, मौसेरे, फुफेरे, इस टाइप के। बुआ ऊपर चली, बुआ
पिताजी वाले रिश्ते में आएंगे ना, पिता वाली पीढ़ी पर है। आप अपनी पीढ़ी में और बताइए, इसके अलावा आपके क्या आ सकते हैं बताओ। आपकी पीढ़ी में जो आपके हैं, आपकी पीढ़ी में आपके दोस्त वगैरह आ सकते हैं, ठीक, आपके दोस्त हैं, लेकिन दोस्त में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है दोस्त बहुत लोग होते हैं जो बुजुर्गों से दोस्ती कर लेते हैं ना, जो आपकी पीढ़ी में, तो दोस्त इसका मतलब नहीं होता है। हाँ साली, हाँ सही है। साली हुए यहाँ पे, यही साला, क्या बाइक की चाबी, ठीक, हाँ ये देखिए, ये फौजी की नाम था, देखा ये, चलो फौजी आ गई। और इतना इतना ही नफ है ना, इतना ही नफ। अब इससे ऊपर वाली पीढ़ी में जाओ, इससे ऊपर वाली पीढ़ी में जैसे माता पिता, जैसे इसके ऊपर वाली पीढ़ी में होंगे माता पिता, चाचा चाची, जैसे ये हो गए ऊपर वाली पीढ़ी में चाचा चाची। इसके बाद आपके हो जाएंगे बुआ फूफा, बुआ फूफा, ठीक, और ये हो जाएंगे मामा मामी, मामा मामी, ये सब आ जाएंगे, ठीक, मामा मामी ये सब आ जाएंगे। इसके ऊपर चले जाओ, इसके ऊपर अगर और पीढ़ी में जाओगे तो दादा दादी, बस दादा दादी नाना नानी, यही दो याद करो बस, नाना नानी, नाना नानी, ठीक, नाना नानी। इसके ऊपर आप नीचे चले जाओगे, आप अपने नीचे, तो यहाँ पे आपके बेटे बेटी हो जाएंगे, बेटा और बेटी, और क्या आ जाएगा भांजा भांजी, भांजा भांजी, पतो, यही मायने पतो, यानी बहू, बहू आ जाएगी, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी आ जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा, भतीजा, ठीक। इसके नीचे आ जाओगे तो आपके क्या आ जाएंगे, नाती पोता, ठीक, नाती, ये सब आ जाएंगे, नाती पोता नाती, ठीक। ये ऐसे ग्राफ बनेगा। यानी अगर मैं बोलूं कि राम के पिता जो है मोहन है, तो इसका मतलब राम, अगर आपको ग्राफ बनाना होगा तो ऐसे बनाओगे, राम के पिता मोहन है तो राम ये हो गया, इसके पिता ऊपर वाली पीढ़ी में है यानी मोहन, ऐसे ग्राफ बनाना, ठीक। राम के पिता मोहन है। अगर मैं बोलूं राम के दादा मोहन है, तब जो ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, यानी राम है, राम के दादा मोहन है, यानी इनका कोई पिता होगा हमको नहीं पता है, और इसके जो बाप होंगे वो मोहन, ठीक, ऐसे ग्राफ बनाना, ठीक। अगर मैं बोलूं कि राम की पत्नी जो है, अगर मान लो सीता है, आपको पता है राम की पत्नी सीता है, तो इन दोनों का कैसे ग्राफ बनेगा, यानी राम की पत्नी है तो पत्नी का मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा, और ये कौन हो जाएंगे, सीता, ठीक, ऐसे ग्राफ बनेगा। और याद रखिएगा पुरुष जहां पे आएंगे वहां पे प्लस कर देना है, जहां पे महिलाएं आएंगी वहां पे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे प्लस जरूर बना देना है, यहाँ पे क्या बना देना है, माइनस से बना, ठीक। ये आपको करना, इतना चीज आप याद, अगर आपके दिमाग में है, और ये याद करना कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग से भी याद होगा, आपको याद हो गया होगा, ठीक। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो छोड़ दे, मिटा दे। चलिए अब देखिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो चीज समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ब्लड रिलेशन में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं स्टूडेंट सारे, उसको पहले समझिए। ब्लड रिलेशन में मैं बोलूं कि जैसे मान लीजिए एक नाम आ जाता है कि सोनू, ठीक। अगर मैं बोलूं कि सोनू की बहन रीना है, ठीक, सोनू की बहन रीना है, तो आपके सामने एक चीज आएगा, जैसे सोनू नाम आ गया, तो सोनू लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है। तो जब तक क्वेश्चन में आपको जेंडर यानी कि मेल है कि फीमेल है ये डायरेक्टली ना बोला जाए, आप जबरदस्ती किसी के नाम से आप उसको महिला या पुरुष नहीं साबित कर सकते, ये याद रखिएगा। अगर मैं बोलूं कि सोनू की बहन रीना है, सोनू की बहन रीना है, तो हमको सिर्फ इतना पता चला कि रीना उसकी बहन है, यानी रीना महिला है, सोनू के बारे में कुछ नहीं पता चला। तो ये चीज क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बोलूं ए बी की बहन है, अगर मैं बोलता हूं ए बी की बहन है, तो यानी ए के बारे में सिर्फ पता है कि वो बहन है यानी कि महिला है,
बी भाई भी हो सकता है या उसकी बहन भी हो सकती है। तो जबरदस्ती अपना से होना कोई दिमाग लगाया, समझ में? जैसे मैं बोलूं ये चीज कि एक बी की बहन है, बी की बहन है, तो आपके दिमाग में आ गया कि बहन है तो यानी एक ही पीढ़ी में होंगे, बहन है तो एक ही पीढ़ी में होंगे, ठीक। ए बी की बहन है यानी इसके बारे में पता चला कि ये महिला है और इसकी बहन है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता चला है हमको कि ये पुरुष है, भाई है, बहन है, नहीं पता है। तो जबरदस्ती का रिश्ता मैं बनाऊं बट ए बी की बहन है, इसका ग्राफ बनेगा एक ही पीढ़ी में होंगे तो यानी तीर वाला बनेगा। ए बी की बहन है तो यानी एक बहन है तो यानी यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इसके बारे में नहीं पता है, समझ में? ए बी की बहन है। इसके बाद मैं बोलूं ए बी की बहन है और सी की मम्मी है। अगर मैं बोलूं ए बी की बहन है और सी की मम्मी है, यहाँ पे एक लाइन में बोल देता हूं ए बी की बहन है और सी की मम्मी है, और सी की मम्मी है। अगर मैं बोलूं और सी की मम्मी है तो आप बताइए क्या बन जाएगा? सी नीचे आएगा क्योंकि सी की मम्मी है, बेटा या बेटी होगा उसका। सी की मम्मी है यानी ये इसकी मम्मी है तो यहाँ पे सी आएगा, लेकिन सी के बारे में कुछ नहीं पता है कि लड़का है लड़की है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। जबरदस्ती कहीं ना बनाया सी की मम्मी ये हुई तो मम्मी हुई है तो महिला होगी तो कंफर्म हो गया महिला है, लेकिन सी की मम्मी है तो सी कुछ भी हो सकता है, या तो महिला हो सकती है या तो पुरुष हो सकता है, ठीक, वो कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं और क्वेश्चन में ग्राफ बनाना सीखते हैं। ग्राफ बनाना आप जैसे ही ग्राफ बनाना आप सीख गए तुरंत आप समझ जाओगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि बी सी का क्या लगता है, आप बताइए बी सी का क्या लगेगा? बताओ बी सी का क्या लगेगा? बताओ इस ग्राफ से देख के बताओ बी सी का क्या लगेगा? भाई बहन नहीं, ये इसका क्या लगेगा? ये इसकी बहन है तो या तो ये इसकी मौसी लगेगी या तो मामा लगेंगे, यही तो होगा। अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि अगर पुरुष होगा तो मामा लगेगा और अगर महिला होगी तो क्या लगेगी? मौसी लगेगी, ठीक। तो कंफर्म नहीं है, तो ऐसे ही आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तब अच्छे से और अच्छे से क्लियर होगा ग्राफ बनाना कैसे होगा। चलिए क्वेश्चन नोट करो। अच्छा हाँ, एक चीज और पूछिए, अगर कहीं भी लिखा जाए ग्रैंड फादर तो ग्रैंड फादर का मतलब क्या होता है? ठीक, ग्रैंड फादर का मतलब क्या हुआ? फादर के भी फादर यानी ग्रांड है, तो यानी दादा दादी पे पहुंच जाते हो, ठीक, दादा दादी नाना नानी पे पहुंच जाओगे, फादर के भी फादर है, ठीक। अगर मैं बोलूं कि ग्रैंड सन मतलब बेटवा मतलब ना, ग्रांड सन के मतलब सन लाग गया ना, और ग्रांड लाग गया मतलब बेटवा यानी नाती या नातिन पे पहुंच जाओ, नाती पे पहुंच जाओगे, ठीक। ये चीज याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नोट करो। लिखिए क्वेश्चन, यदि P Q का भाई है, 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 R P के पिता हैं, R P के पिता हैं, R P के पिता हैं, यस T का भाई, यस T का भाई, यस T का भाई तथा T Q की पुत्री है, तथा T Q की पुत्री है, तो यस का चाचा कौन है? तथा T Q की पुत्री है, T Q की पुत्री है, तो यस के चाचा कौन है? तो यस के चाचा कौन है बताइए।
चलिए ये नाम क्या हो गया तो पी, सबका आ गया है पी, सब क्या है जानना सही है नया बना। तो सबसे पहले ग्राफ बनाओ सीखा, ग्राफ बनाओ सीखा। ग्राफ कैसे बनाता है, एक एक लाइन से हम लोग ग्राफ बनाएंगे और जितना बोला गया है सिर्फ उतना ग्राफ बनाएंगे, फालतू ग्राफ नहीं बनाएंगे, इतना याद रखना। जैसे पहले लाइन में बोला गया है पी क्यू का भाई है, ठीक, पी क्यू का भाई है, यानी क्यू के भाई कौन है, पी है, पी क्यू के भाई है तो भाई है तो ये प्लस हो गया, इसके बारे में भी नहीं पता है, ठीक, क्योंकि वो महिला हो सकती है या पुरुष भी हो सकता है। आगे क्या बोला गया है, आर पी का पिता है, आर जो है वो पी के पिता है, यानी आर जो है ये पिता हो जाएंगे, इसके ऊपर वाली पीढ़ी में इसके पिता हो जाएंगे। अब आप एक चीज समझो, यानी अगर इसके पिता है तो इसका मतलब ये अपने आप इसके पिता होंगे, ठीक, चाहे ये महिला हो या पुरुष हो, क्योंकि ये इसका भाई है। ये ग्राफ से इतना हम लोग सीख गए। आगे देखिए आगे क्या बोला गया है, यस टी का भाई है, अभी उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं गया है। यस टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है, यानी टी क्यू की पुत्री है, यानी इसकी पुत्री कौन है, इसकी पुत्री कौन होगी, टी, टी क्यू की पुत्री है, क्या है, पुत्री है, क्यू की पुत्री है। इसके बाद क्या बोला गया है, यस टी का भाई है, यानी यस जो है ये टी का भाई होगा, तो ये इसका भाई है, तो यस जो है इसका भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, यस टी का भाई है और क्यू टी की, यानी टी क्यू की पुत्री है। आगे क्या बोला गया है, यस का चाचा कौन है, कोई नहीं, यस के चाचा कौन होंगे, मामा होंगे सर, लेकिन चाचा नहीं होंगे, मामा होंगे सर, प्री मामा होगा सर। क्यू का जेंडर क्लियर नहीं होगा सर, पुरुष होंगे ना। क्यू की पुत्री है, यस का चाचा कौन है, यस का चाचा पी सर कौन है, भाई भाई से सर क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है तो प्लीज सर देखिए आप देखो 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन है पहला हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि इसके चाचा कौन है। जैसे क्यू के बारे में दिया गया है, क्यू है या तो आर है, इसके बाद दिया गया है पी और इसके बाद दिया गया है पी। अब आप एक चीज समझिए, अब आप इसी क्वेश्चन पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ध्यान दीजिए। ये पूछा है यस के चाचा कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यस के चाचा कौन होंगे। तो आप एक चीज बताओ, पहले लाइन में ये बोला गया था, पहले लाइन में हमारे सामने ये चीज दिया गया था कि क्यू यानी पी जो है क्यू का भाई है, ठीक, यानी ये हमको नहीं पता है कि पुरुष है कि महिला है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक, ये इसके भाई हैं, ये चीज कंफर्म हो गया कि ये पुरुष है, ठीक। आर जो है इसके पिता है, तो ये भी हमको कंफर्म हो गया इसके भी पिता होंगे, क्योंकि या तो ये भाई बहन होंगे या तो भाई भाई होंगे, तब भी इसके पिता होंगे। अगली लाइन में हमसे ये बोला गया था कि जो टी है ये क्यू की बेटी है, तो क्यू की बेटी है इसका मतलब ये माइनस रहेगा और इससे नीचे वाली पीढ़ी में बेटी आती है, ठीक, तो ये आपका हो गया नीचे की तरफ। और इसके बाद एक लाइन में बोला गया था कि टी का भाई कौन है, यस है, टी का भाई यस है, ठीक। अब आपके सामने क्वेश्चन में आया कि यस के चाचा कौन है, यानी यस के चाचा कौन है, तो आपके सामने तो बड़ी दुविधा आ गई, आपके सामने दुविधा आ गई। दुविधा ये आ गई कि यस के चाचा ये तो हो सकते थे, लेकिन ये चाचा तब होते जब ये पुरुष होता, ठीक, अगर ये पुरुष होता तो ये इसका भाई है और भाई का जो बेटा होता है वो चाचा लगता है ऑटोमेटिक, ठीक, ये क्लियर हो सकता था। और अगर ये महिला होती, ये महिला होती तब तो ये इसके मामा लग जाते, ये मामा लग जाते, ठीक, यानी ये निर्धारित हम लोग नहीं कर पा रहे। तो अगर आपके ऑप्शन में ये आता है, चौथा ऑप्शन ये होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो आपका आंसर 100% वो आंसर हो जाता, यानी निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्यों का जेंडर ही नहीं हमें मालूम है। अगर ये पुरुष होगा तब तो चाचा बन जाएंगे, तब तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर ये महिला है तो ये मामा बन जाएंगे, यानी हमको नहीं पता है कि क्यों पुरुष है या महिला है, ठीक, तो चाचा है। अब इसमें एक ऑप्शन अगर ये होता आपके सामने कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हम लोग आंसर वो लगा देते, हमारा आंसर वो सही हो जाता। लेकिन एग्जामिनर आपको जबरदस्ती करके कह रहा है नहीं आप आंसर बताइए, तब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक, ऑप्शन पे जाते हैं और उसके बाद हम ऑप्शन काटना शुरू करते हैं। जैसे ऑप्शन हमारा हो गया क्यू, अगर हमारा हो गया ऑप्शन क्यू, पहले हम पहला ऑप्शन हमने देखा क्यू, तो क्यू इसके चाचा हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और या तो ये माँ होगी या तो पिता होंगे, लेकिन चाचा चाची नहीं हो सकते, जिसका मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता कभी।
ये नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग आर पे जाएंगे, तो आर देखो आप तीसरे पीढ़ी में आता है, या तो ये नाना हो सकते हैं या तो दादा हो सकते हैं, लेकिन ये चाचा कभी नहीं हो सकते, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग मान लो टी पे देखते हैं, तो टी तो इसकी बहन है, तो ये चाचा हो ही नहीं सकती है, तो मजबूरी में हमको इसको पुरुष मानना पड़ेगा और हमारा आंसर लेके जाना पड़ेगा किसके साथ, पी के साथ जाना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन में यही चीज होता है। ठीक, आप जबरदस्ती करके किसी को जेंडर निर्धारित नहीं कर सकते हो, लेकिन एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप जबरदस्ती आंसर बताओ, तो आपके सामने 4 ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन ऐसे देगा कि आप जो है परेशान करो। ठीक, तो आप सारे ऑप्शनों को काटना शुरू करोगे कि ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर क्यों के बारे में बोला गया, भैया क्यों या तो महतारी हुई है या तो इनके बाप हुई है, चाचा तो ये बन ही नहीं सकते, तो ये के मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इनके आर के बारे में बोला गया, आर तो देखा तीसरे पीढ़ी पहुंच गया है, इनसे तीसरे पीढ़ी पहुंच गया, तो ये दादा हुई है या तो नाना हुई है, ये चाचा हो नहीं सकते, तो इसको हमको काटना पड़ेगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर हम लोग टी पे आए, तो टी में इसकी सीधा सीधा बहन की बात किया गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो मजबूरी में किसके साथ जाना पड़ेगा, पी के साथ जाना पड़ेगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी। ठीक, अब आप ग्राफ बनाइए, एक ग्राफ और बनाइए, परेशान ना होइए, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ग्राफ बनाना सीखोगे तो जो आपके एग्जाम में आएगा तो इसे तुरंत देखवा और तुरंत ऐसे ऑप्शन बना देगा। ठीक, बड़े पे जब फोकस करोगे तो छोटी चीजें अपने आप हो जाती है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा बनावा, उसके बाद छोटा अपने आप आइए। ठीक, तो परेशान ना हो, सिर्फ ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना है कि नहीं रहा। चलो इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, चलिए लिखिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, सी ए की मां है, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, डी डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है, बी का बॉय वाला बी, ई बी का पुत्र है, तो बताइए कि ए से डी का, तो बताइए कि ए से डी का, ए से डी का क्या संबंध है। नाना नाना आएंगे, सबके नाना आएंगे, तो लगाओ बनाओ पहले, नाना सही होगा, जब सबके नाना आएंगे जाना सही है। आगे है, चलिए बनाए इसको, देखिए बन गया, लेकिन एक बार बना लें, जिसको नहीं आ रहा होगा समझ आएगा। ए बी का भाई है, पहली लाइन में हमको पता चल गया ए बी का भाई है, तो इसका मतलब ये हुआ बी का भाई कौन है, ए है, तो ए प्लस है, अभी इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है। ठीक, ए बी का भाई है। आगे बोला गया है सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, तो इसका मतलब इसकी माँ होगी ये सी ए की। ठीक, तो इसकी भी माँ हो जाएगी अपने आप। ठीक, अपने आप उसकी माँ हो जाएगी। आगे देखिए, डी सी का पिता है, यानी डी जो है इनके ही पिता है, डी जो है सी के पिता है। तो एक चीज बताओ हमका, अगर इनके पिता होंगे इनके दूसरे नाना बन जाएंगे, नया अपने आप डी और मैं के नाना बन जाएंगे नया। आगे देखा, ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, यानी बी का पुत्र कौन है, ई जो है बी का पुत्र है। अभी इसके बारे में नहीं पता है, महिला है पुरुष है। ठीक, तो बताइए ए का डी से संबंध हो देगा, तो हम सोचे यहां से समझ पूछेगा ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, ये बोला है ना। ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी, देखा ई लाइन लास्ट वाली जो लाइन होती है बड़ा कंफ्यूज करता है। ठीक, ऊपर वाला रिश्ता बताइए, नीचे वाला बताइए। जैसे ये बोला है ए से डी का क्या संबंध है, तो एक मतलब ये था कि ए के डी कहाँ लगा है,
समझा? एक आपने भाषण समझा। ए से डी का क्या संबंध है, इसका मतलब ये हुआ ए के कौन रिश्ता है डी से, यानी कि ए के काव लगी है डी, ये पूछत बा। तो ए के काव डी लगी है, नाना लगी है, यानी इनके जो पर नाना लगी है, इनके नाना लगी है, ठीक, नाना लगेंगे, नाना, क्योंकि ये माँ की तरफ से आया है ना, माँ की तरफ से, माँ के पिता है, माँ के पिता है तो नाना हो जाएंगे, ठीक। अगर आपसे पूछा बताओ पिता भी तो दादा, हाँ पिता के अगर पिता होते तो दादा होते। अच्छा तो बी की क्या लगेंगे, बी के नाना लगेंगे ना, बी के नाना लगेंगे। अगर आपसे ये पूछता कि ये बताइए ई की, यानी ई की, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ई की नानी या दादी कौन है, आप बताओ। सी होंगी ना, और इसका मतलब ग्राफ आप समझ पा रहे हो, यानी ये इनके बिटिया हो और ये इनके भाई हो, ठीक, इनके भाई हो। तो अगर मान लो ये लड़का होता, ये लड़का होता, तो इसका मतलब ये दोनों भाई होते तो ये अपने आप दादी बन जाती, दादी बन जाती। अगर ये महिला होती तो इसकी ये नानी बन जाती, क्या बन जाती, नानी बन जाती, क्योंकि अगर ये महिला होती तो महिला के भाई क्या लगते, इसके मामा लगते, यानी ये इसके मामा लगते, और मामा जो महतारी यहाँ पर नानी लगती, ठीक। और अगर मान लो पुरुष होते हैं तो यानी ये जो निभा रहा है ये इनके चाचा लगते नहीं, इसके चाचा और ये दादी लग जाते, ठीक। तो आप समझ पा रहे हो ना कि कैसे कैसे रिश्ते चेंज हो जाते हैं इससे, ठीक। बताइए कौन सा है? हाँ चलो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, ऐसे क्वेश्चन लाया करो। हम कहते हैं ना, जैसे आप किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाते हो, कोई भी किताब आपके पास हो, सबसे अच्छी इस समय किताब सीखने के लिए है केपी शर्मा की, ठीक। चाहे आप मैथ पढ़ो या आप रीजनिंग पढ़ो, जितना चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है आपके सामने बहुत सारी किताब है, जैसे राकेश यादव सर की किताब है, ठीक। अगर बहुत लेवल में पढ़ेगा राकेश यादव सर के है, ठीक। आप आर्यस अग्रवाल ले लीजिए, एस टी शर्मा की किताब ले लीजिए, यूथ पब्लिकेशन की ले लीजिए, ठीक। जो भी किताब है, किरण पब्लिकेशन की लीजिए। आप जहां भी क्वेश्चन आपका फंसता है आप लेके आइए यहाँ पे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, चाहे जितना कोई कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आपको सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये क्वेश्चन नोट करिए, देखिए, यदि P Q का भाई है, यदि P Q का भाई है, यदि P Q का भाई है, R P का पिता है, R P का पिता है, R P का पिता है, यार यही क्वेश्चन तो हमको लगता है बोर्ड में अभी बता दिए थे आप लोग। चलो, R P का पिता है, यस T का भाई, यस T का भाई तथा T Q की पुत्री है। ये रहा ना, यही क्वेश्चन अभी बताया था, T Q की पुत्री है, यही बताया था। तथा तो यस के चाचा कौन है, वही चीज आ गया ना, यस के चाचा कौन है, P आएगा, वही P आया था। ये क्वेश्चन तो अभी बताया था यार, और क्या यही क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को। सेम क्वेश्चन आया है, ऐसे सेम आएगा सर, पेपर में इधर सेम आएगा क्वेश्चन। तो सेम आया तो सेम कहीं लड़ रहा है यार कोई। चलिए इसमें बताइए, कुछ क्वेश्चन बताइए, चलो आप लोग याद किए होंगे। किस मुगल बादशाह को अपने ही पुत्र ने कैद कर लिया था? किस मुगल बादशाह को? औरंगजेब ने कैद किया था शाहजहां को, ठीक, शाहजहां को कैद कर लिया था, और वो शाहजहां ने बनाया है ताजमहल, ठीक। और शाहजहां ने बनाया है, तो उनको जहां पे कैद किया था तो वहां से ऐसे एक झरोखा खुलवा दिया गया था, और उनसे बोला गया था, उनसे बोला था कि तुम वही ताजमहल देखो बस। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना है? जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, आप औरंगजेब को जाना जाता है, ठीक। चलो औरंगजेब का नाम आ गया तो औरंगजेब के बारे में एक दो पॉइंट बता दें जो आप कहीं नहीं पढ़े, कौन किताब में धोखा नहीं लिए जल्दी। चलो दो तीन पॉइंट बता दे रहे हैं। देखिए औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा दो तीन पॉइंट में बता दे रहा हूँ कि
औरंगजेब जो है मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक माना गया है औरंगजेब को, यानी सबसे कट्टरपंथी मुस्लिम शासक कौन था? औरंगजेब माना गया है। ये उसकी कट्टरता जो है बहुत ही खतरनाक थी। जजिया कर उसने लगा दिया था। जजिया कर तो शुरुआत से ही चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम के समय से ही चल रहा था, ठीक। उसके बाद फिर फिरोज शाह तुगलक ने पूरा कंटिन्यू चल रहा था इसका। फिर सबसे लास्ट में जजिया कर समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने, ठीक। मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था, एकदम पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर था जो हिंदुओं से वसूला जाता था, ठीक। जजिया कर जो था वो मुख्यतः हिंदुओं से वसूला जाता था। शुरुआत में क्या हुआ था कि इसमें जो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, जो अपाहिज हैं, असहाय लोग हैं, उनको जजिया कर उनसे नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके, यानी ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था शुरुआत में। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ब्राह्मणों को भी शामिल कर लिया गया था। ब्राह्मण को शामिल किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने इस वजह से शामिल किया था क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की माँ जो थी वो ब्राह्मण थी। फिरोज शाह तुगलक की जो माँ थी वो ब्राह्मण थी। उसको ये ना लगे कि उसके ऊपर कलंक ना लगे कि वो ब्राह्मण का लड़का है, इस वजह से उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक। औरंगजेब पे आते हैं। औरंगजेब के बारे में मैं बता रहा हूँ। उसको जिंदा पीर बोला जाता था। उसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया। उसके शासनकाल में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, ठीक। जैसे आप मथुरा का केशव नारायण मंदिर है, उसको उसने तोड़ा था। गुजरात में सोमनाथ मंदिर उसने तोड़ा था। जयपुर का मंदिर उसने तोड़ा था। बहुत सारे मंदिर हैं जिसको उसने तोड़ दिया था, ठीक। एक कहावत है कि एक गैबी शिवनाथ मंदिर है, यानी गैबी महादेव मंदिर है। वहां पे उसने शिवलिंग को बहुत महिमा सुनी थी। सतना, मध्य प्रदेश में एक जगह है सतना, और सतना में एक कस्बा है बिरसिंहपुर। सतना में एक कस्बा है बिरसिंहपुर, वहां पे गैबी भगवान शिव का मंदिर है। तो वहां पे क्या किया था? उसने शिवलिंग को तोड़ने के लिए प्रयास किया था, यानी 2 भागों में इसने तोड़ना चाहा। उसके 3 टुकड़े हो गए थे, 3 टुकड़े हो गए थे। और कहा जाता है कि उसके ऊपर 5 टंकियां थी, 5 टंकियां थी। तो जब पहली टंकी पे उसने उस टंकी पे तलवार चलाया तो उसमें से दूध निकला था। फिर दोबारा दूसरी टंकी पे चलाया तो उसमें शहद निकला था। और तीसरी टंकी पे चलाया था तो उसमें से खून निकला था। और चौथी टंकी पे उसने तलवार चलाया तो उसमें से गंगा जल निकला था। और 5वीं टंकी पर जब उसने तलवार चलाया तो उसमें से मधुमक्खियां निकली थी और जो उसके ऊपर हमला कर दी थी, ठीक। और वो अभी भी हम लोगों के हिंदू शास्त्र में क्या कहा गया है कि जो जैसे खंडित मूर्तियां होती हैं उसकी पूजा नहीं होती है, लेकिन वहां पे वो जो खंडित शिवलिंग है आज भी उसकी पूजा होती है, आज भी उसकी पूजा होती है। तो अपनी कट्टरता के लिए औरंगजेब बहुत प्रसिद्ध था। कट्टरता के लिए उसने गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक। उसने जो उसके उसके दरबार में जो शाही लोग थे उनके वेशभूषा यानी रेशमी वस्त्र नहीं पहन सकते थे। दाढ़ी को 4 अंगुल से ज्यादा नहीं रख सकते थे, ठीक। और यहाँ तक कि उसने मजार पर दिया जलाने में भी रोक लगा दिया था। मजार पर जो दिया जलता है उस पर भी रोक लगा दिया था। मुहर्रम पर रोक लगा दिया था, लेकिन वो खुद मीणा बजाता था, ठीक। और हिंदुओं से वो 2.5% कर वसूलता था, 5% कर वसूलता था। और मुस्लिमों से वो 2.5% कर वसूलता था। बहुत सारी कट्टरता थी। कट्टरता के बावजूद औरंगजेब मुगल काल का ऐसा शासक था जिसके दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी नियुक्ति हुई थी। ये सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किसके दरबार में थी? औरंगजेब के दरबार में थी, ठीक। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। एक संत थे शिवमंगल, ठीक। शिवमंगल नामक एक संत थे। उनसे तत्व मीमांसा का प्रवचन सुनने जाता था औरंगजेब। ये सबसे आश्चर्य की बात है, ये आपको किसी बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा। शिवमंगल सिंह संत के द्वारा तत्व मीमांसा का जो प्रवचन दिया जाता था उसको सुनने के लिए ये औरंगजेब जाया करता था। इसके अलावा इसने, आपको पता है कि हैदराबाद में इसने एक कंडीशन ऐसी आ गई थी जिसमें अकाल पड़ गया था। उस समय जजिया कर इसने माफ कर दिया था। और इसके बाद फिर और दिक्कत हो गई थी तो बहुत सारे क्षेत्रों में इसने जजिया कर माफ कर दिया था। इसके अलावा जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है, और आप लोगों ने वहां पे देखा होगा एक देहरादून में गुरु रामदास गुरुद्वारा है, ठीक। इन दोनों में इसने क्या किया था कि जमीन भी प्रदान की थी और बहुत सारे इसके उत्थान के लिए बहुत सारे पैसे भी, अनुदान भी दिए, मंदिरों के लिए दिया था। तो ये चीजें जब कोई भी सुनेगा तो आश्चर्य मानेगा। इसके बारे में सारी चीजें उल्टी सीधी हैं जो भी हैं, कि
ये मतलब खतरनाक था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, औरंगजेब ऐसा काम कर सकता है। जी सर। ठीक, अगर आपके सामने ये बोल दे कि कौन सा ऐसा शासक था जो तत्वमीमांसा का पाठ सुनने जाता था, एक प्रवचन सुनने जाता था, शिव मंगल एक संत थे उनके दरबार मतलब उनके उसमें क्या कहते हैं आश्रम में, तो वो कौन था? औरंगजेब था। आपका दिमाग अकबर पे जाएगा तुरंत, लेकिन वो जाने वाला कौन था? औरंगजेब था। ठीक, औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था और बहुत सारे मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। बहुत सारे, सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए थे उसी के समय, औरंगजेब के समय। ठीक, केशव नारायण मंदिर जो अभी मैंने बताया मथुरा का, और इसके बाद सोमनाथ मंदिर जो फेमस है गुजरात का, जयपुर का मंदिर था उसको तोड़ दिया गया था। ठीक, और वहाँ के लिए भी इसने अनुदान पैसा दिया था, जैसे चित्रकूट का मंदिर है, इलाहाबाद का मंदिर है। ठीक, ये दोनों मंदिरों के लिए इसने पैसा दिया था और कर मुक्त जमीन इसने अनुदान में दिया था, यानी कर नहीं लिया था जमीन से, इसने उसके नाम किया था। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको किताब में या कहीं पे जल्दी आपको कोई टीचर नहीं बताएंगे। ये सब चीजें किताब में मिलता ही नहीं, आप गूगल करोगे जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए आप लोग की क्लास ओवर होती है, कल आप लोग का इसके